हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइड्रेटिफॉर्म मूल। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट समझेंगे इसमें क्या होता है। इसे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के नाम से जाना जाता है, या फिर आपने सुना होगा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हाइड्रेटिफॉर्म मोल, इन शॉर्ट हम इसे इस तरह से एच मोल के नाम से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है भाई, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा पेज ऐड कर लूं इसी कलर का। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हाइड्रेटिफॉर्म मोल, टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, जैसे पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी फीमेल को है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो जो आपको दिख रहा है यही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा कौन से आपका जो OBG2 लेक्चर है, OBG2, उसमें आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ठीक है, तो आप सब बच्चे को हाइड्रेटिफॉर्म मोल को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि फीमेल को कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्या होता है, फीमेल को क्या दिक्कत होती है इसके अंदर। मोलर प्रेगनेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किससे नाम से जानते हैं? मोलर प्रेगनेंसी बोल लो, या फिर हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ठीक है। हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है इसे मोलर प्रेगनेंसी या हाइड्रेटिफॉर्म मोल या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज भी बोला जाता है। इन सबको मैं क्या बोल सकती हूँ डियर, ये आपका है जेस्टेशनल, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में हो रहा है इसलिए हमने क्या बोला है, जेस्टेशनल। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में प्रॉब्लम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। और इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगी, GTN, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक, GTD, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया भी होता है। बात समझ में आ गई। अब ये जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी पढ़ते हैं इसे हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक हमारा क्या होता है डियर, पार्शियल मोल, एक हमारा होगा पार्शियल मोल, और दूसरा हमारा होता है कंप्लीट मोल। आप बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, पार्शियल मोल होता है, कंप्लीट मोल होता है, मोलर प्रेगनेंसी, इसी को हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोला जाता है या जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया के बारे में भी देखेंगे, फिर हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे और इसके बेसिक पैथोलॉजी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, चलो भाई, तो यहाँ पे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज क्या है इस स्लाइड पे आपको क्लियर हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक लिखा हुआ आता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। इसे किस किस नाम से जान सकते हैं या क्या क्या बोल सकते हैं, सिमिलैरिटीज होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ये सारे नाम लिख के दे रही हूं, क्योंकि आप फिर बोलोगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, जबका नाम, जबकि इसी को ये सारी चीजें बोली जाती है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेजिव मोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, इन्वेजिव मोल। और क्या बोला जा सकता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया जो है इसी को इन शॉर्ट फॉर्म हम GTN भी लिखते हैं। GTN, जैसे शॉर्ट में लिख दिया, G से जेस्टेशन, T से ट्रोफोब्लास्टिक, N से नियोप्लेजिया। ठीक है, इसी को हम कोरियन कार्सिनोमा भी बोलेंगे। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया ही क्या करता है डियर, कोरियोनिक कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, या फिर इसे PSTT भी बोला जाता है। PSTT का मतलब होता है प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर भी बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये सारे नाम इसी के हैं। इसी की वजह से क्या हो सकता है, अगर आपने लेफ्ट अनट्रीटेड, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, नहीं दिखाया, तो ये क्या कॉज कर सकता है, कोरियन कार्सिनोमा, कोरियन कार्सिनोमा कर सकता है। या फिर हम इसे बोलते हैं PSTT, यानी कि प्लेसेंटल साइट, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको, एपिथेलियल में होता है तो हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एपिथेलियल
ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। तो यानी कि आपने देखा, चाहे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया हो, इन सब में क्या सिमिलैरिटीज है, ये सब इसी मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। तो एक बार हम हाइडेटिफॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी समझ लें तो शायद, या फिर हम एक बार इस ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के बारे में समझ लें तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। सिमिलैरिटीज मैंने आपको बता दी हैं, और जो हम पढ़ेंगे वो मेन हमारा मोलर प्रेगनेंसी, हाइडेटिफॉर्म मोल, पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे डियर, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे कि कैसे डिफाइन करना है, इसका मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन किसका लिख रहे हो, किसका, हाइडेटिफॉर्म मोल का या फिर किसका, मोलर प्रेगनेंसी का। ठीक है, डेफिनेशन भी पता होना चाहिए हम किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। यहां पे हम पढ़ रहे हैं हाइडेटिफॉर्म मोल, या फिर हम पढ़ रहे हैं मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें होता क्या है पहले समझेंगे। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, एबनॉर्मल होता है और बहुत ही एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। उसके लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट OBGYN में पढ़ा होगा, वो याद करना पड़ेगा कि भाई ट्रोफोब्लास्टिक लेयर क्या होता है। तो आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, याद आया सबको, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर ये क्या होता है, इनर सेल मास, या इसे बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है डियर, एम्ब्रियोब्लास्ट बोला जाता है। इसी से क्या बनता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। इस ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में, इस ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिससे आपको याद हो जाए, इसे क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और ये आपका जो होता है, इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, या फिर इसी को बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। इसे ही हम क्या बोलते हैं डियर, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। ये आपका इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट है। ये जो चारों तरफ से लेयर आपको दिख रहा है, यही आपकी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, या ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। इसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोल सकते हो या ट्रोफो एक्टोडर्म बोल सकते हो, ट्रोफो एक्टोडर्म बोल सकते हो। बात समझ में आ गई आपको। चलो, अब मैंने क्या बोला, इसका डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर आप देख रहे हो, इसी का एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाता है। ठीक है, यही लेयर पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरे यूट्राइन कैविटी को इस तरह से भर देता है, जिस वजह से यूट्रस का साइज भी बढ़ जाता है और फीटस की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ही इतना ज्यादा एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। और थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ बच भी जाता है तो फीटस के कुछ ही पार्ट बन पाते हैं, पूरी तरह से फीटस डेवलप नहीं हो पाता यहाँ पे। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, इन हाइडेटिफॉर्म मोल abnormal and excessive proliferation, abnormal and excessive proliferation of trophoblastic layer। ठीक है, क्या होगा हाइडेटिफॉर्म मोल में, क्या होगा मोलर प्रेगनेंसी में, इसी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, एंड द मोलर प्रेगनेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स। हाइडेटिफॉर्म मोल लिख लेते हैं, इसी को इन शॉर्ट एच मोल करके लिख रहे हैं। हाइडेटिफॉर्म मोल हैविंग 2 टाइप्स, जो कि पहले बताया था, डिवाइडेड एज पार्शियल एंड कंप्लीट मोल। नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल में डिफरेंस क्या होता है। याद रखना, पार्शियल मोल में फीटस का कुछ पार्ट बन जाता है, बट अगर कंप्लीट मोल है तो नाम से ही पता चल रहा है भाई पूरा कंप्लीट मोल ही है, फीटस का कुछ भी पार्ट्स यहां प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो हमने देखा इसका मीनिंग क्या होता है, फिर हमने देखा इसका टाइप। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या करोगे डियर, ये देखो इस तरह से होता है, पूरे यूट्राइन कैविटी में, पूरे यूट्राइन कैविटी में इस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो गया, जिसकी वजह से पूरा यूट्राइन कैविटी एक तरह से वेसिकुलर मोल से आप बोल सकते हो, मोल लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड है।
फ्लूइड फिल्ड कैविटी देख रहे हो, छोटे छोटे से जो ये स्ट्रक्चर था, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी पूरे यूट्राइन कैविटी को भर दिया उसने। यही एरो करके आपको दिखाया है, यही एरो करके आपको दिखाया है कि इसी तरह से एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है एंड द होल यूट्राइन कैविटी इज फिल्ड बाय द मोल। ठीक है, मोल या वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स जो होता है, जो पानी भरा हुआ सेल होता है ना, सेल के अंदर पानी भर गया और इस तरह के टाइप में अपीयर होता है, वो है। या एक्चुअल इमेज देखो इसका, ये देखो, ये एक्चुअल इमेज जो निकाल के दिखाया गया, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ग्रेप्स होते हैं वैसा स्ट्रक्चर का निकलना। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर फ्रॉम द वेजाइना। और एक्चुअल में ये है क्या, सेल्स फिल्ड विथ फ्लूइड। ये सेल है जिसके अंदर पानी भर गया है, ठीक है, ये एक तरह से सेल है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। द सेल फिल्ड विथ फ्लूइड, और ऐसा ही स्ट्रक्चर पूरे यूट्राइन कैविटी में एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से भर जाता है। क्लियर है भाई? चलो, इसकी दो बेसिक पैथोलॉजी होती है। दे टू बेसिक पैथोलॉजी, दोनों के डिफरेंस को समझने से पहले दो बेसिक पैथोलॉजी समझते हैं। दे आर टू बेसिक पैथोलॉजी of this hydatiform mole. फर्स्ट वन, पहला क्या होता है डियर, कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर का। क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस जहां पे वो था वहीं पे उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग गया। या फिर दूसरा क्या होता है, हाइड्रोपिक डीजनरेशन होता है एट अनदर प्लेस। हाइड्रोपिक डीजनरेशन का मतलब यही होता है कि पानी भर रहा है। ठीक है, एक तो होता है कि सेल का बहुत एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल्स बन रहे हैं, तो वो सेम जगह पे होता है। लेकिन हाइड्रोपिक डीजनरेशन क्या होता है, अनदर प्लेस पे होता है, अदर प्लेस पे जाके उसके अंदर पानी भरने लग जाता है। समझ में आया? दो बेसिक पैथोलॉजी है, टू बेसिक पैथोलॉजी याद रखना। पहला क्या है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना। फर्स्ट वन इज द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर abnormal proliferation of the trophoblastic layer at same place, at same place. Second one लिखेंगे hydropic degeneration, hydropic degeneration at other place. ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक पैथोलॉजी क्लियर है सबको? डायग्राम्स आपने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो हाइडेटिफॉर्म मोल होता है इज अ बिनाइन डिसऑर्डर। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक लाइन कि अगर हम बात करें दिस हाइडेटिफॉर्म मोल की, या फिर हम मोलर प्रेगनेंसी की बात करें, तो बेसिकली इट्स हैव द बिनाइन ओरिजिन। बिनाइन होता है मतलब ऐसे मेलिग्नेंसी नहीं होती। हाइडेटिफॉर्म मोल इज अ बिनाइन और मेलिग्नेंट पता है ना आपको? अभी तक तो पता चल गया होगा क्योंकि आपने ऑन्को वगैरह पढ़ा होगा, तो समझ में आ गया होगा। हाइडेटिफॉर्म मोल इज अ बिनाइन डिजीज ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ बिनाइन डिजीज ऑफ द, कौन सी लेयर का, आप सबको पता चल गया ना कौन सी लेयर की हम बात कर रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर की बात कर रहे हैं, ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इट इज अ बिनाइन डिजीज ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का क्या है, एक बिनाइन डिजीज है विद मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी, कि अगर इसे ट्रीट नहीं करोगे तो मेलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, विद मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी, विद मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी, विद मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी, की अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया टाइमली तो ये मेलिग्नेंट डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां हमने लिखा हाइडेटिफॉर्म मोल बेसिकली बिनाइन डिजीज है, लेकिन ये मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी को रखता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मेलिग्नेंट हो सकता है। बेसिक पैथोलॉजी डेफिनेशन ऑल क्लियर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल। यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस लिखेंगे।
इस साइड लिखेंगे पार्शियल मोल और इस साइड लिख लो कंप्लीट मोल। पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ये समझना है, पार्शियल मोल में क्या होता है और कंप्लीट मोल में क्या होता है। यहाँ पे फीटस का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, सबसे पहले लिखेंगे सम पार्ट ऑफ द फीटस इज प्रेजेंट, किसमें होगा, पार्शियल है तो सम पार्ट्स ऑफ फीटस present, no parts of fetus is present। यहां पे जो ओरिजिन है सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल का फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता, और अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो हमें जैसे मिस्ड एबॉर्शन और थ्रेटन्ड एबॉर्शन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, क्योंकि कैरियोटाइप क्या है, अगर यहाँ पे हम कैरियोटाइप देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कैरियोटाइप देखते हैं तो ये हमें मिलता है 69, कितने क्रोमोसोम, 69, और ब्रैकेट में लिखेंगे XYY, ठीक है, XXY, सॉरी नहीं XYY नहीं XXY। बात समझ में आ गई कि जब हम पार्शियल मोल में कैरियोटाइपिंग करते हैं, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि एक तरह से आप इमेज देख रहे हो, सारे क्रोमोसोम्स की इमेज देख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिसमें आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी का पता लगा रहे हो कि उसकी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कितने हैं। तो जब हम यहाँ पे कैरियोटाइपिंग करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ 69 क्रोमोसोम्स दिखते हैं, और जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम्स भी दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो कैसे होती है डियर, डाइस्पर्मिक होती है, डाइस्पर्मिक होती है। डाइस्पर्मिक का मतलब होता है एक ओवा है और उसके साथ देखा गया कि 2 स्पर्म आके अटैच हो रहे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डियर, डाइस्पर्मिक बोलते हैं, डाइस्पर्मिया बोलते हैं। डाइस्पर्मिया का मतलब जब एक ही ओवा से 2 स्पर्म एक साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर डाल दे, देन इट कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइस्पर्मिक कंडीशन, कि दोनों स्पर्म उससे एक साथ अटैच हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा। वैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मदर से 23 फादर से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 46 तो फादर से ही आ रहा है और 23 मदर के पास है। तो सोचो 46 प्लस 23 कितने हो गए, 9 और 6, टोटल 69 क्रोमोसोम हुए या नहीं। यहां से भी 23 आ गया, यहां से भी 23 आ गया, ओवा के पास भी 23 था, समझ में आ गया ना। तो यहां पे क्या होता है, इस कंडीशन में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। कैसे हुआ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मैंने समझा दिया, इस तरह से होता है। एससीजी की वैल्यू बहुत ज्यादा क्रॉनिकली बढ़ा हुआ होगा, एससीजी इज इंक्रीजेस मोर देन 1 लाख, एससीजी बहुत ही क्रॉनिकली यहाँ पे बढ़ा होता है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी लेस होता है। बट एक साइन एंड सिम्टम्स भी लिख लेना कि यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड तो एब्सेंट होगा, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होगा। ये मैं लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचना कि मैम ने हटा क्यों दिया, हटाया नहीं है, ये एक मैंने स्लाइड खाली किया, ये लिखा हुआ है आपके, ठीक है। तो ये फटाफट से लिख लो। अब हम लिखेंगे कंप्लीट मोल में क्या होता है, नो पार्ट्स ऑफ द फीटस इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये कैरियोटाइपिंग 69 होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैरियोटाइपिंग करें, अगर हम यहाँ पे कैरियोटाइप देखें तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अगर आप यहाँ कैरियोटाइप करोगे तो आपको यहाँ 46 क्रोमोसोम्स ही दिखेगा और सेक्स क्रोमोसोम्स भी नॉर्मल दिखेंगे। फिर ऐसा क्यों होता है, फिर कंप्लीट मोल में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये क्या होता है डियर, डिप्लॉयड, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, ये होते हैं डाइस्पर्मिक और ये होते हैं डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। यहाँ ये मोनोस्पर्मिक, जैसे यहाँ आपने लिखा है डाइस्पर्मिक, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है डाइस्पर्मिक, तो ये क्या होता है डियर, मोनोस्पर्मिक ही होता है, मोनोस्पर्मिक ही होता है। कैरियोटाइपिंग ये होगा, ये डिप्लॉयड इन नेचर होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा, ये याद रखना, मोनोस्पर्मिक होगा, लेकिन एंटायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फादर, ठीक है।
पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल फादर का होगा, यानी कि बना के दिखा देती हूँ, ये ओवा है, बट ये ओवा क्या होता है, पूरा एम्प्टी होता है, खाली होता है। और पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आ रहा है डियर, जैसे ये स्पर्म जा रहा है ना, तो उसे 23 क्रोमोसोम शेयर करना था, बट ये क्रोमोसोम फादर की तरफ से पूरा 46 क्रोमोसोम्स जाएगा मदर पे। एक ही स्पर्म होगा लेकिन वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ये जो मैंने डिप्लॉयड लिखा है ना, ये जो स्पर्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ये पूरी तरह से अभी क्या हुआ है, अभी इसका पूरा डिवीजन आप बोल सकते हो नहीं हुआ, ये हैप्लॉयड नेचर में नहीं हुआ, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल फादर की तरफ से ही आ गया, एंटायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द फादर साइड। ठीक है, लिख लेना एंटायर जेनेटिक मटेरियल entire genetic material from the father, because ova is empty, because ova is empty, क्योंकि ओवा क्या है डियर, एम्प्टी है, ओवा बिल्कुल खाली है। यहाँ पे भी कोई फीटल का पार्ट नहीं होता, एससीजी यहाँ पे भी बढ़ा हुआ होता है, एससीजी यहाँ पे भी इंक्रीज्ड मिलेगा, मोर देन 1 लाख तक होगा। यहाँ पे भी फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे भी लिखी, एससीजी बढ़ा होगा, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होगा, तो यहाँ पे भी सेम वही चीजें होंगी, फीटल हार्ट साउंड यहाँ पे भी एब्सेंट होगा, नो फीटल पार्ट प्रेजेंट, वो मैंने पहले ही बता दिया था। एससीजी की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, यहाँ पे भी फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, इधर भी फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करूं तो मुझे ये अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा, जैसे मुझे एबॉर्शन में दिखता है। एबॉर्शन के कौन से टाइप में दिखता है, जैसा एबॉर्शन में दिखेगा इन केस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, इन केस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, जब मिस्ड एबॉर्शन होता है तो जैसा दिखाई देता है, या फिर आप बोल सकते हो एज लाइक द इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, फीटस का कुछ पार्ट बाहर निकल गया है, कुछ पार्ट अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल अगर दोनों में से सेलेक्ट करना पड़े हमें, तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, क्योंकि फीटस का कुछ पार्ट निकल गया, कुछ अंदर ही है। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में पार्शियल मोल में भी ऐसा ही होता है कि फीटस के कुछ पार्ट बन जाते हैं, बाकी फीटल हार्ट साउंड तो तब भी यहाँ एब्सेंट होता है। समझ में आ गया, ये है। अगर हम इधर अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगर हम इधर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, अल्ट्रासाउंड में हमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऐसे याद रखना है कि स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखता कहां पे है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखता कहां पे है डियर, कंप्लीट मोल में, नॉट इन द पार्शियल मोल। दोनों में से डिफरेंशिएट करना होगा, सिर्फ हाइडेटिफॉर्म मोल है तो वही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जब भी हमें पार्शियल और कंप्लीट मोल दिखता है तब हमेशा हमारा प्रायोरिटी क्या जाएगा, कंप्लीट मोल को जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दोनों में फंडल हाइट इंक्रीजेस मोर देन द जेस्टेशनल एज, क्योंकि इतना ज्यादा एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है। और लास्ट में अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहां कॉम्प्लिकेशन लेस होता है, यहां कॉम्प्लिकेशन थोड़ा लेस होता है, क्या होता है वो लिखवाऊंगी, और यहां कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन यहां पे थोड़ा ज्यादा होता है, मोर, यहाँ पे लेस होता है, यहाँ पे मोर होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल। डिफरेंस हमने देख लिया, नेक्स्ट लिखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। या फिर मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि क्लिनिकल फीचर्स हम बोलते हैं, या फिर हम साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं। सबसे पहला, वैसे साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको लिखवा ही दिया है, जो आपने डिफरेंस लिखा है ना उसमें भी ऑलमोस्ट साइन एंड सिम्टम्स मैंने लिखवा दिया, फिर भी आप लिख लो। पहला पॉइंट लिखेंगे, फंडल हाइट इंक्रीजेस मोर देन द जेस्टेशनल एज, फंडल हाइट increases more than the gestational age,
फंडल हाइट इंक्रीजेस मोर देन द जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या सिम्टम्स होता है। अभी आपको डायग्राम्स में मैंने दिखाया था, ग्रेप लाइक क्लस्टर अपीयर फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, क्या निकलता है डियर? ग्रेप लाइक क्लस्टर, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर अपीयर along with the vaginal bleeding, along with the, क्योंकि फीमेल को क्या हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, और जब ब्लीडिंग हो रही है वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ ऐसे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स भी निकल रहे हैं। जो डायग्राम दिखाया था, इस टाइप के क्लस्टर्स भी बाहर वेजाइना से निकलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड की, तो आप लिखोगे फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होता है। यहाँ फीटल हार्ट साउंड जब हम सुनते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। क्या होता है डियर? क्योंकि फीटस का पार्ट ही नहीं बना, फीटस बना ही नहीं है, तो सुनाई कहां से देगा? सिंपल सी बात है कि फीटल हार्ट साउंड सुनाई कहां से देगा, क्योंकि है ही नहीं। नो पैल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स। ठीक है, जब हम यहाँ पे पैल्पेट करते हैं तो हमें कोई फीटल का पार्ट्स पैल्पेट नहीं होता है। ठीक है, नो पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स। नो पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स। फीटस का कोई भी पार्ट आपको पैल्पेट नहीं होता, क्योंकि फीटस का कोई पार्ट यहाँ पे बना ही नहीं है। HCG लेवल इंक्रीजेस, HCG level increases, or in the ultrasound in case of partial mole and in case of complete mole क्या दिखाई देता है? पहले भी लिखवा दिया। complete mole अगर होगा तो हमें snowstorm appearance दिखेगा अल्ट्रासाउंड में, snowstorm appearance। और अगर पार्शियल एबॉर्शन होगा तो जैसा हमें इनकम्प्लीट मोल में दिखाई देता है, लुक्स लाइक अ इनकम्प्लीट मोल, ऐसे लिख लेना, लुक्स लाइक इनकम्प्लीट मोल, सॉरी इनकम्प्लीट एबॉर्शन। लुक्स लाइक अ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो ये हमारे क्या है डियर? साइन एंड सिम्टम्स है। इसका मैं अल्ट्रासाउंड दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये किसका है डियर? ये है आपका स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ये आपका इमेज है स्नोस्टॉर्म। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिखेगा जैसे बर्फ गिरते हुए। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे बर्फ गिर रहे हैं वैसा दिखाई देता है स्नोस्टॉर्म के। पूरी यूट्राइन कैविटी में ऐसा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसिकुलर मोल्ड। क्लियर? तो ये हमारा क्या है डियर? साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे कि एससीजी बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अब इसका एक रीजन है, क्योंकि आपको पता है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से ही क्या होता है? एससीजी का सिक्रीशन होता है। आप बोलते हो ना ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में ही क्या होता है? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट याद करो, साइटोट्रोफोब्लास्ट याद करो। तो ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है इसी को हम बोलते हैं हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। और यही एचसीजी का, वैसे तो सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये लेयर बहुत ज्यादा बनेगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, तो जितना ज्यादा ट्रोफोब्लास्टिक लेयर का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा उतना ज्यादा एचसीजी का सिक्रीशन होगा। क्योंकि ये लेयर था, यही ट्रोफोब्लास्टिक लेयर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट को बनाता है, और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट लेयर से ही एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो जितना ज्यादा ये लेयर बनेगा उतना ज्यादा एचसीजी का सिक्रीशन होगा। इसीलिए हाइडेटिफॉर्म मोल में एचसीजी की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि एचसीजी क्यों बढ़ा, क्योंकि इस लेयर का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है। ये लेयर ही बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। जैसा कि ट्यूमर के केसेस में होता है ना कि एबनॉर्मल सेल का प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, वैसे यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के साथ होता है। और इस लेयर के एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से ही एससीजी का सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा होता है। लेयर ज्यादा बनेगा तो एससीजी का सिक्रीशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इतना ज्यादा एससीजी का सिक्रीशन होता है, हमने देखा है इतना ज्यादा एससीजी का सिक्रीशन होता है, एससीजी का सिक्रीशन इतना ज्यादा होने की वजह से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी पे? ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी। क्योंकि हमने बोला एससीजी भाई बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है।
एससीजी बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है और इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी का इफेक्ट इस प्रेगनेंसी पे क्या पड़ेगा, इस मदर पे क्या पड़ने वाला है। तो एससीजी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको पता है फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग, इससे पहले वाली क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि एससीजी का लेवल फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा है तो फीमेल को क्या होता है डियर, हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम। क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम, एक ये प्रॉब्लम होगा, मींस एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा, फीमेल को एससीजी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, यानी कि पीआईएच बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब होता है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, हाइडेटिफॉर्म मोल। तो पीआईएच फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने का चांस 20 वीक से पहले ही यहाँ पे होता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एससीजी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, इसका इफेक्ट ओवरी पे क्या पड़ता है। यस, इसका इफेक्ट ओवरी पे क्या पड़ेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द थीका ल्यूटियल सिस्ट। क्या होता है डियर, थीका ल्यूटियल सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ थीका ल्यूटियल सिस्ट इन द ओवरी। ठीक है, एंड लास्ट क्या होता है डियर, जो अल्फा सब यूनिट ऑफ एससीजी होता है सिमिलर टू द टीएसएच। ठीक है, हमारे जो थायराइड होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब आपने एससीजी पढ़ा, एससीजी किसके सिमिलर होता है, एफएसएच, एलएच और टीएसएच के सिमिलर होता है। तो क्योंकि अल्फा सब यूनिट ऑफ एचसीजी सिमिलर टू टीएसएच, दैट्स वाई वो क्या करेगा, देखेगा यार इतना ज्यादा एचसीजी बढ़ रहा है, लेकिन वो तो किसके सिमिलर होता है, टीएसएच के, तो उसे लगेगा टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है डियर, T3 और T4 ये जो लेवल होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कंडीशन डेवलप होती है, जो ये फीमेल है जिसको हाइडेटिफॉर्म मोल है उसे क्या हो जाता है, बताओ, एक सेकेंड बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी क्या होता है। हाँ ठीक है, थायराइड स्टॉर्म होने का चांस होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मैंने बोला अल्फा सब यूनिट ऑफ एससीजी किसके सिमिलर है, टीएसएच के, यानी कि उसे लगेगा भाई टीएसएच इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, बढ़ तो एससीजी रहा है लेकिन वो गलत परसीव कर लेगा, उसे लगेगा टीएसएच बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज T3 एंड T4 इसको बढ़ा देगा, और इसके बढ़ाने की वजह से फीमेल को क्या दिक्कत होगी, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन होगी, या फिर आप बोल सकते हो थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है। ये है यहाँ पे ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एचसीजी फीमेल की बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो रहा है, ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम हो रहा है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास जो लिया था उसी में मैंने आपको बताया था, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे देख ही लिया कि अगर हाइडेटिफॉर्म मोल हुआ, मोलर प्रेगनेंसी हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट एक बार हम इन सबको जो हमने यहाँ लिखा है उसको एनलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम एक बार एनलिस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल। डायरेक्ट आपसे अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखोगे कॉम्प्लिकेशन को, एससीजी का इफेक्ट तो बता ही दिया, वही सब कॉम्प्लिकेशन में आएगा कि फीमेल को हाइपरटेंशन हो सकता है, फीमेल को कोरियन कार्सिनोमा की कंडीशन हो सकती है, फीमेल को हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। फीमेल को क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। दूसरा फीमेल को क्या होगा, कोरियन कार्सिनोमा, अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये कार्सिनोमा की कंडीशन को डेवलप करेगा, मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाएगा कोरियन कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम,
एचसीजी के ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होता है फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट और क्या बताया था, थीका ल्यूटियल सिस्ट, थीका ल्यूटियल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो तो मैंने अभी दिखा दिया, ओवरी के अंदर क्या होगा, थीका ल्यूटियल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब आप यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने आपको इफेक्ट बताया वही सब सारे क्या है, इसकी वजह से ही हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन है। जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस बताया था, तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेशन होगा। ये क्या है डियर, इसका कॉम्प्लिकेशन है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो जो आपने वहां पे लिखा था इसी को मैंने यहाँ एनलिस्ट करके कॉम्प्लिकेशन में बता दिया कि एससीजी का बढ़े, बहुत ज्यादा एससीजी के बढ़ने की वजह से फीमेल की बॉडी पे, उसकी प्रेगनेंसी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, फीमेल को इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा दिक्कत हो जाती है हाइड्रेटिफॉर्म मोल की वजह से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट। डायग्नोसिस कैसे होगा, अल्ट्रासाउंड से होगा। कंफर्मेटरी कैसे होगा, अल्ट्रासाउंड से होगा। अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो साइन एंड सिम्टम्स इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सेम है। आपने हिस्ट्री लिया, आपने फीमेल की बात सुनी, आपने पीवी किया, मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया। वेजाइनल एग्जामिनेशन तो क्या करना, ब्लीडिंग होता रहता है तो हम नहीं करते हैं, जस्ट ग्रेप लाइक क्लस्टर अपीयर हो रहा है तो उससे ही हमने देख लिया। ठीक है, उसी से हमने क्या कर लिया, विजुलाइज किया, देखा कि हाँ भाई ये ग्रेप लाइक क्लस्टर तो बाहर से ही निकलते हुए दिख रहा है, बट हम एक बार अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं। और एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे इस प्रेगनेंसी को रखने का कोई भी मतलब नहीं है कि क्योंकि ना तो यहाँ बच्चा है ना कुछ है। ठीक है, जितनी जल्दी हमें पता चलता है कि ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, इतनी जल्दी हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का ना कोई बेनिफिट है, इवन खतरा ही ज्यादा है। और करके करेंगे क्या जब फीटस की कोई ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैनेजमेंट के अंदर लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एज सून एज पॉसिबल हम क्या करेंगे, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज आइडेंटिफाइड। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आप लिख लेना एज सून एज इट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यही इसका क्या है, मैनेजमेंट, कि आप बस इस प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी टर्मिनेट करो, और इसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, नो यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आप ऑक्सीटोसिन का यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब बोलोगे मैम ऑक्सीटोसिन क्यों यूज नहीं करेंगे, जब भी मना कर देते कि भाई नहीं करना तब माइंड में यही आता है क्यों नहीं करते, क्यों हम ऑक्सीटोसिन का यूज यहां पे नहीं करते, बिकॉज हैविंग द चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, लिख लेना इसके आगे, बिकॉज हैविंग द चांस ऑफ, because having the chance of thromboembolism, because having the chance of thromboembolism। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हाट आर द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किस मेथड से हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, व्हाट आर द, काम ही एक है कि बस प्रेगनेंसी को किसी तरह से हटाना है, खत्म करना है, जितनी जल्दी हो टर्मिनेट करना है। तो नेक्स्ट हम बात ही कर रहे हैं मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या मेथड होता है, इस किस मेथड से हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, कि बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रखा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो रखी है, तो हमें क्या करना होगा, सक्शन इवैक्यूएशन करना होगा विद द शार्प क्यूरेट। हम क्या करेंगे, जो उसका एंडोमेट्रियम होगा उसको क्यूरेट करके पूरा स्क्रैप करके बाहर निकालेंगे, कि दोबारा से इस चीज को, फीमेल को ब्लीडिंग ना हो, कोई लेयर रहे ना अंदर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला मेथड क्या है डियर, suction evacuation, suction evacuation with sharp curettage।
विद शार्प क्यूरेट, शार्प क्यूरेट का हम यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन तो यूज करते हैं, बट बिफोर सक्शन इवैक्यूएशन 3 आवर्स बिफोर द सक्शन इवैक्यूएशन हम एक टैबलेट देते हैं फीमेल को जिसे हम बोलते हैं मीजोप्रोस्टॉल। ठीक है, 3 आवर्स बिफोर दिस प्रोसीजर, 3 आवर्स बिफोर द सक्शन इवैक्यूएशन वी हैव टू गिव द टैबलेट ऑफ टैब मीजोप्रोस्टॉल। ठीक है, मीजोप्रोस्टॉल हम कितना mg देंगे तो याद रखना 400 mg हम देते हैं और फीमेल को हम ओरली देते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 3 आवर्स बिफोर सक्शन इवैक्यूएशन we have to give tab misoprostol 400 mg orally। हमने क्या किया, मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट को दिया, ओरली दिया। ठीक है, फिर आफ्टर द सक्शन इवैक्यूएशन वी हैव टू सेंड द टिश्यू फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑफ दिस हाइडेटिफॉर्म मोल। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, सक्शन इवैक्यूएशन से पहले टैबलेट दे दिया, फिर फीमेल का सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया और सक्शन इवैक्यूएशन करने के बाद शार्प क्यूरेट से क्यूरेटाज करेंगे, पूरा यूट्राइन क्यूविटी जो है क्यूरेट करेंगे, खाली करेंगे, स्क्रैप कर करके बाहर निकाल देंगे सबको। उसके बाद जो वहां से टिश्यू हमें निकलेगा उसे हम क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन send the tissue for the histopathological examination, send the tissue for the histopathological examination, for the histopathological examination, and it is called as the gold standard diagnosis, and this histopathological examination is called as the gold standard diagnosis of hydatiform mole. It is called as the gold standard diagnosis of hydatiform mole. लिख लिया सबने? आई थॉट यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अब एससीजी की मॉनिटरिंग की जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट पे लिखेंगे एससीजी मॉनिटरिंग। एससीजी मॉनिटरिंग की जाती है और एससीजी मॉनिटरिंग करते टाइम एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करते हैं इसके बारे में पता रखना है। तो पहले एससीजी मॉनिटरिंग हम करते हैं वीकली मॉनिटरिंग। ठीक है, और वीकली मॉनिटरिंग करते हैं अप टू 6 वीक। देन हम करते हैं मंथली मॉनिटरिंग फॉर द 6 मंथ, और तब तक करते रहते हैं जब तक 3 वैल्यू नॉर्मल ना आ जाए। फिर हमने क्या किया, देन मंथली मॉनिटरिंग अप टू 6 मंथ, या और करके लिख लेना 3 वैल्यू गेट्स नॉर्मल। जब तक क्या हो, 3 वैल्यू नॉर्मल ना आ जाए। एससीजी मॉनिटरिंग टिल द 3 एससीजी वैल्यू गेट्स नॉर्मल। कब तक करते हैं हम एससीजी मॉनिटरिंग? टिल द 3 एससीजी वैल्यू गेट्स नॉर्मल, तब तक करेंगे। ठीक है, तब तक हम टेस्ट करेंगे जब तक एससीजी मॉनिटरिंग टिल द 3 एससीजी वैल्यू गेट्स नॉर्मल। जब तक 3 एससीजी की वैल्यू नॉर्मल नहीं आ जाती तब तक हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई फीमेल की बॉडी से एससीजी तो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इतने सारे केसेस को देखें तो एससीजी डिसअपीयर कब होता है फीमेल की बॉडी से? 5th पॉइंट में लिखेंगे एससीजी डिसअपीयर फ्रॉम द फीमेल बॉडी, एससीजी disappear
from the female body, HCG disappear from the female body in case of partial mole और इन केस ऑफ कंप्लीट मोल। किसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, पार्शियल मोल में या फिर कंप्लीट मोल में? देखो वैसे पार्शियल मोल में 7 वीक्स का टाइम लगता है और कंप्लीट मोल में 9 वीक्स का टाइम लगता है एससीजी को फीमेल की बॉडी से डिसअपियर होने में। एससीजी डिसअपियर फ्रॉम द फीमेल बॉडी इन केस ऑफ पार्शियल मोल 7 वीक्स, इन केस ऑफ कंप्लीट मोल इट टेक 9 वीक्स ऑफ टाइम। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट में आप फीमेल को समझाओगे अवॉइड द प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आप कंसीव मत करना, नहीं तो दोबारा से ये प्रॉब्लम होने का चांस फीमेल को होता है। एडवाइज द फीमेल टू अवॉइड द प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर। ठीक है, लिख लेना इस पॉइंट को भी। एडवाइज द फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर। 1 साल तक आपको कंसीव नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एडवाइस आपने किया कि भाई कंसीव नहीं करना है, तो आपका काम क्या बनता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी बताओ टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आप ये भी तो बताओगे कैसे 1 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करोगे। तो आप बोलोगे एडवाइज द फीमेल टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी एंड द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यहां पे बोलोगे आप एक काम करो, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो। ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कंटेंट्स होते हैं जो कंबाइंड पिल्स के नाम से मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लेना एडवाइज द फीमेल to use the contraceptive method to avoid pregnancy is oral contraceptive pills, OCP is OCP। इसके लिख लेना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फुल फॉर्म लिख लेना। ओसीपी का मतलब क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया सबने, समझ में आ गया? अब हेरिडिटी फॉर्म मोल है, सर्जरी करके मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, फिर कोई दवाई ऐसी है जो यूज करना होगा? ऐसी कोई टैबलेट्स, ऐसा कोई ड्रग्स जो हम यहाँ पे देते हो? तो आप बोल सकते हैं यस, हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं। 50 mg पर मीटर स्क्वायर देते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं, यानी कि फर्स्ट डे दिया, फिर 3rd डे, फिर 5th डे और फिर 7th डे, ऐसे हम ऑल्टरनेट डेज पे मीथोट्रेक्सेट जो है वो फीमेल को देते हैं। मीथोट्रेक्सेट क्या होता है डियर? फीटल टिश्यू का लॉस करता है, इसलिए मीथोट्रेक्सेट का यूज किया जाता है। मीथोट्रेक्सेट लेने से फीमेल में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम क्या करते हैं? फॉलिक एसिड भी फीमेल को देते हैं। ठीक है, तो लिख लेना ड्रग्स यूज इन हाइड्रेटिफॉर्म मोल एज मीथोट्रेक्सेट 50 mg पर मीटर स्क्वायर। और कैसे देंगे? ऑल्टरनेट डेज में, ऑल्टरनेट डेज लाइक 1, 3, 5, 7, ऐसे आप क्या करोगे? ड्रग्स को दोगे। और इस मीथोट्रेक्सेट की वजह से क्या होता है? एक तरह का ये एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होता है, ये फीटल टिश्यू लॉस करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है डियर? डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। तो advise the female to take folic acid, advise the female to take the folic acid। आप एडवाइस करो फीमेल को टू टेक द फॉलिक एसिड एज अ प्रोफाइलैक्सिस, पहले से ही लेना स्टार्ट कर दो, एज अ प्रोफाइलैक्सिस ही लेना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि लेने के बाद आपको दिक्कत हो रही है, लेने के बाद आपको परेशानी हो रही है कि भाई हाँ चलो अब तो कम हो गया, अब लेना स्टार्ट करते, पहले ही बता दो। ठीक है, और फीमेल को और क्या एडवाइस करोगे? लास्ट पॉइंट एडवाइज द फीमेल टू
एडवाइज द फीमेल टू मॉनिटर फॉर अदर कॉम्प्लिकेशंस, अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई दिक्कत होती है, उसके लिए देखते रहना है, ठीक है। तो एट लास्ट आप लिख दो एडवाइज द फीमेल टू मॉनिटर फॉर अदर कॉम्प्लिकेशन। Advise the mother to watch for another complication. Watch for any other complication due to this hydatidiform mole, उसके लिए आपको देखते रहना है, ये आपको बताना है। That's all about the hydatidiform mole, sign and symptoms, difference between the partial mole and complete mole, what are the complication, what effect on the pregnancy due to the increased level of HCG and उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिंपल है कि अगर किसी को हाइडेटिफॉर्म मोल हुआ है, जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके लिए दवाई नहीं दी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया, तो ये कोरियन कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि एक मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो उससे बचाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी में इसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है और टर्मिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। और इसका कोई कुछ इलाज नहीं है, इसमें कोई आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। तो ये प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन हुआ। समझ में आया क्या प्रेगनेंसी के रिलेटेड ये प्रॉब्लम हुआ। तो यहां पे हमने पढ़ा है अबाउट द हाइडेटिफॉर्म मोल, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड कंप्लीट मोल, डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड कंप्लीट मोल। हमने यहाँ पे पढ़ा है हाइडेटिफॉर्म मोल का साइन एंड सिम्टम्स। हमने हाइडेटिफॉर्म मोल में अल्ट्रासाउंड कैसा दिखाई देता है, हाइडेटिफॉर्म मोल में जो एचसीजी का बढ़ा हुआ लेवल रहता है, इंक्रीज एचसीजी लेवल, उसका इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, व्हाट इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी पे क्या इसका इफेक्ट होता है वो हमने देखा है। और उसके साथ साथ हमने कॉम्प्लिकेशन एंड उसका हमने किया है मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। यही बस आपको जानना था इन दिस हाइडेटिफॉर्म मोल। आई थॉट आप इसे रीड करोगे, आप इसका नोट्स बनाओगे, आप इसे रिवाइज करोगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखोगे किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। आप 10 इयर्स पीवाईक्यू लो, उसे प्रैक्टिस करते रहो कि ओबीजी के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस करना कि अगर 5 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, तो एक बार हम लिख के देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहां से हो गया, उसमें चाहे आपको 10 नंबर में लिखना हो, 2 नंबर में लिखना हो, टाइम मैनेज करके आपको उसी के अकॉर्डिंग उतना लिखना होता है। बस ये टेक्निक आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और कॉन्सेप्ट में आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी, कैसे सीखना है, कैसे समझना है, वो सब हम बताएंगे आपको। तो आज के इस लेक्चर में, हाइडेटिफॉर्म मोल के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।